कि देवरिया में कभी किसी अपराधी को नहीं चुना, जन नेता को चुना है। कभी देवरिया से होकर गुजरे। नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे देवरिया की सांस्कृतिक विरासत के बारे में। देवरिया के सांस्कृतिक विरासत को कुछ लोग बहुत समृद्ध भी बताते हैं। इसको देवारण्य का नाम दिया जाता है। अरण्य मतलब जंगल। तो और भी यहाँ पे बहुत सारी सांस्कृतिक चीजों की बात करेंगे आज हम। और इस विषय पे बात करने के लिए देवरिया के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं श्री शशिकांत मिश्रा जी, जो कि इनकी अभिरुचि साहित्य में बहुत अच्छी है। तो आज हम जानेंगे देवरिया के सांस्कृतिक विरासत के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हम देवरिया के सांस्कृतिक विषय के बारे में बात करना चाह रहे थे। हमारे दर्शकों की डिमांड भी थी बहुत दिनों से कि देवरिया के कुछ महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक स्थल हैं और सांस्कृतिक विरासत जो है यहाँ के, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। सांस्कृतिक रूप से देवरिया बहुत समृद्ध है जी। ऋग्वैदिक काल का पुष्पदंत जैन जो नौवें तीर्थंकर है जैन परंपरा के, उनका यहाँ स्थान है, जन्म स्थान पुखुंदू में, जिसको कागंदी के नाम से भी कहा जाना जाता है। उसके बाद महाभारत कालीन जो है ये दीर्घेश्वर नाथ मंदिर है, जिसमें कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो है उपासना करते थे। और वहाँ के महंत ने एक बार हमसे बातचीत में बताया था कि उड़ीसा में कोई अभिलेख मिला था, कोई चित्र या प्रतिमा, उसी तरह का कुछ यहाँ भी रखा हुआ है। तो मुझे अभी उसको जाके देखना है। जी जी। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो ये त्रेता में भगवान परशुराम हुए, उनका स्थान सोनार में है। परशुराम की तपस्थली रही है ये देवरिया जी। और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत में कबीर जो है, कबीर यहाँ से होके गुजरे हैं। यहाँ जो सदर ब्लॉक में इजरही गांव है, वो कबीर मठ है वहाँ पे। वहाँ मैं गया, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीजें मुझे जानकारी मिली। कबीर यहाँ रुके थे, इधर से होते हुए लक्ष्मीगंज कुशीनगर पे, तब वो भी देवरिया ही था। और इधर से होते हुए गोरखपुर, फिर महाराजगंज, जैसे वो मगहर पहुंचे। तो देवरिया कबीर से भी जुड़ा हुआ है। आज भी वहाँ जो है कबीर पंथी साधु रहते हैं। मंदिर है उनका, नित्य प्रति वहाँ कबीर वाणी का पाठ होता है, लोग उपासना करते हैं, साधना करते हैं। तो कबीर भी हमसे जुड़े हैं। सांस्कृतिक रूप से मानस जो है, रामचरित मानस यहाँ के रोम रोम में बसा हुआ है। लगभग हर सनातन परंपरा के घर में जो है मानस पाठ होता है। लोग वार्षिक वर्ष में एक बार अखंड पाठ करते हैं। तो इस तरह से जो है देवरिया के रोम रोम में जो है भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, जीवंत है। और हमें गर्व है कि मैं देवरिया में जन्म लिया, देवरिया में पला बढ़ा हूँ, देवरिया में पढ़ा हूँ। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। अच्छा जी, ये जैसे सोहनाग हुआ, ये तपोस्थली परशुराम जी की जो है, तो ये सब, छोटी काशी भी यहाँ पे कही जाती है। तो ये सब आपका शुरू में जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में बहुत तरह की बातें होती हैं। तो ये किस तरीके से, अब जैसे मझौली राज का प्रकरण आता है, तो इस तरीके से आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि इसको और समृद्ध करना चाहिए, इसको कैसे बढ़ावा दें और इसकी सत्यता के रूप भी लोगों के सामने पूरा हो, उसके बारे में उपयुक्त जानकारी। इतिहास में जो है प्रमाण में श्रुति और स्मृति को भी प्रमाण माना जाता है जी। और प्राचीन इतिहास श्रुति स्मृति पर ज्यादा निर्भर है। लिखित साक्ष्य कम उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के बाद जो है कुछ पुस्तकें बाद में मिली, बौद्ध काल, मौर्य काल में और बाद में शिलालेख मिले, लेकिन बाकी तो हमारे पास श्रुति और स्मृति पर ही आधारित है। इसका वर्तमान आधुनिक भारत में जो है हम उसका पुरातात्विक साक्ष्य लेकर के
उसका उत्खनन करके वहाँ के चीजों को लेकर के अगर अध्ययन करेंगे तो पता चल पाएगा, उसकी पुष्टि हो पाएगी। बाकी श्रुति स्मृति को हमारे यहाँ प्रमाण माना गया है भारतीय परंपरा में, तो हम तो मानते हैं इसको। हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि 87 नरेश जो है, वो लोग भी अपने पूर्वजों से सुने हैं। कहा जाता है कि 87 नरेश जो है जाते थे रोज काशी, अब घोड़े पर बैठकर यहाँ से सुरंग बनी हुई थी और काशी विश्वनाथ की उपासना करने जब बुजुर्ग हो गए तो भगवान से कहे कि अब तो हम रोज नहीं आ पाएंगे। तो भगवान रोज जाते थे। तो भगवान शिव जो है आकर के जो है यहाँ रुद्रपुर में स्वयं ही आके स्थापित हुए, इसलिए इसको छोटी काशी भी कहा जाता है, जो मैंने सुना है। तो सांस्कृतिक रूप से तो बहुत समृद्ध है। भगवान बुद्ध का निर्वाण यहाँ हुआ और यहाँ उनको बहुत सम्मान मिला। भगवान बुद्ध यहाँ रहे और यही उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। थोड़ा आगे बीच में तो मुझे उतना स्मरण नहीं है, लेकिन आगे आए तो कबीर जो है भक्ति काल में कबीर देवरिया होकर गुजरे। इजरही में जो है उनका एक आश्रम है कबीर मठ का। और वहाँ नित्य प्रति जो है कबीर वाणी का पाठ वहाँ साधु कबीरपंथी साधु करते हैं। और इस तरह से जो है देवरिया सांस्कृतिक रूप से धार्मिक रूप से समृद्ध रहा है। जी। और आगे बढ़े तो ये 87 नरेश हैं, तो इनका हम लोगों ने सुना है, इस श्रुति में आया कि ये प्रतिदिन जो है सुरंग से घोड़े से जाते थे काशी में भगवान शिव को की उपासना करने। विश्वनाथ मंदिर जी। बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने एक दिन कहा कि वहाँ क्षमा प्रार्थना किया कि अब हम रोज आ पाने में असमर्थ हैं, शरीर साथ नहीं दे रही है। भगवान शिव स्वयं यहाँ उत्पन्न हुए, इसलिए जो है रुद्रपुर को जो है छोटी काशी भी कहते हैं। इसके अलावा मझौली राज का अपना इतिहास है जी, बहुत प्राचीन ये रियासत रही है जी। और आधुनिक काल में महारानी चंडिका ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। बहुत सारे विद्यालय महाविद्यालय उन्होंने बनवाए। चंडिका छात्रावास इसका उदाहरण है शहर में। तो देवरिया का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। अच्छा, ये अब आप आते हैं, ये बाबा राघव दास आते हैं देवरिया में, उसके बाद से कुछ देवरिया में तो नहीं, लेकिन गांधी जी का भी कुछ प्रकरण आता है। तो जैसे कि 12-15 के बीच की बात है, जैसे नागरिक प्रचारणी की जब स्थापना होती है यहाँ पे देवरिया में, और भी कई सारी संस्थाओं का, यहाँ के हमारे पूर्व अध्यक्ष थे नागरिक प्रचारणी सभा के परमेश्वर जोशी जी, उन लोगों से उनसे हमने इस पे चर्चा की थी, चंडिका छात्रावास नागरिक प्रचारणी की। तो उनसे हम लोग इस कुछ अतीत के विषय में बात किए थे। तो अब हम आपसे थोड़ा सा ये बाबा राघव दास के बारे में जानना चाहेंगे। बाबा राघव दास को कर्मस्थली बना लिए देवरिया को। बरहज में जी अनंत महाप्रभु का आश्रम था, पहले वो भी तपस्थली रही जी। वहीं उन्होंने बाबा राघव दास ने अपनी कर्मस्थली बनाई। स्वतंत्रता आंदोलन से आकर के यहाँ एक तरह से सन्यास का जीवन जिए जी। और बाद में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। बहुत मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा राघव दास जो है देवरिया से जो है देवरिया में रहे और संभवतः अयोध्या के विधायक रहे आजादी के बाद। अच्छा। अभी कोई हमसे कह रहा था कि राम मंदिर के निर्माण में देवरिया के 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस समय जब ताला 49 में जब भगवान प्रकट हुए तो विधायक वहाँ के संभवतः बाबा राघव दास रहे। निपेंद्र मिश्र जो है निर्माण समिति से जुड़े हैं जी। और एक किसी और का नाम लिया जा रहा था जी। कोई अधिकारी थे, मुझे नहीं ध्यान आ रहा। तो देवरिया बाबा राघव दास की कर्मस्थली रही। देवराहा बाबा तो उनकी आदि ही नहीं पता चलती है कि देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ, कहाँ के थे। उसमें तो बहुत सारे यहाँ रहे, तमाम विभूतियां आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो भी बचपन में आए थे, अपने इंदिरा गांधी के आई थी, जिक्र होता है जी। हाँ, लार रोड रेलवे स्टेशन मई जाने के लिए लार
रेलवे स्टेशन बना दिया गया कि लोग दर्शन करने आते थे वहां उतरे और जाएं। तो इस तरह से तो बहुत कुछ है और ढूंढना पड़ेगा। देवरिया में कुछ एक बिस्मिल जी का प्रकरण आता है, उसके बारे में। बिस्मिल के बारे में तो नहीं मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन बिस्मिल की समाधि जी यहाँ उनके अवशेष ले आए गए थे। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो राख ला करके बरहज में जो है उनका एक समाधि बनाई गई है राम प्रसाद बिस्मिल की जी। ये जुड़ाव है। नहीं ठीक है। और ये और जैसे कि साहित्यिक रूप से बहुत सारे यहाँ पर साहित्यिक रूप से भी काम हुए, तो जैसे नागर पिचानी का निर्माण और ये सारी चीज को आज के दृष्टि में कैसे आप देख रहे हैं कि साहित्य के प्रति क्या लोगों का रुझान है? और साहित्यिक रूप से तो समृद्ध है ही। यहाँ ये कहिए अज्ञेय का यहाँ जन्म हुआ कुशीनगर में, तत्कालीन देवरिया में जी। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गांव भेड़ी जी। यहीं के अंश रहे वो। और उन्होंने हिंदी साहित्य को अभूतपूर्व प्रबंध चिंतामणि जी जो दिया है वो अभूतपूर्व है अपने आप में। हिंदी साहित्य में अप्रतिम योगदान है। तो साहित्य में भी रहा शंभुनाथ सिंह, नवगीत के प्रवर्तक जी जी। ध्रुवदेव मिश्र पाषाण अभी गुजरे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी विभूतियां रही हैं। किसी को यश मिला, किसी को नहीं मिला। कई सारे कुलपति देवरिया जी ने दिए। हमको लगता है कि बहुत सारे प्रोफेसर दिया जी जी जी। और ज्ञात अज्ञात बहुत रहे होंगे जी जी। यहाँ से निकले तमाम लोग अन्य जनपदों में गए। अपने यहाँ से दक्षिण मऊ, आजमगढ़, उसके बाद आपका जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, कहीं जाएंगे कुछ न कोई मिल जाएगा आपको जो बताएंगे कि हमारे पूर्वज देवरिया से आए थे। उस समय बहुत प्रसन्नता होती है। तो देवरिया का तो अच्छा ये तो हुई पुरानी बात। अब आप भविष्य किस तरह देखते हैं यहाँ पे? आगे आने वाले भविष्य क्या आपके को दिखता है देवरिया का इसमें साहित्य और सांस्कृतिक चीजों में? साहित्य में तो बहुत सारे अपने नागर पिचानी में लोग आते हैं। बहुत सारे नवोदित रचनाकार हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। लेकिन जब हम लोगों का समय था या उसके पहले तो पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ने में अभिरुचि बहुत थी। अब आज का समय जो है थोड़ा अलग हो गया है। अब बच्चे रील में फंस गए हैं। तो लिखने वाले हैं, रुचि तो है लेकिन उनको जगह नहीं मिल पा रही है, लोगों के जहन में नहीं जा रहे हैं। पारितोष त्रिपाठी भी अच्छा लिख रहे हैं और अन्य के क्षेत्र में उन्होंने किया है। और भी लोग हैं। तो साहित्यिक रूप से तो निश्चित रूप से अच्छा है। क्योंकि कुल मिलाकर के ये तपस्थली रही है। और ये जो है बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध है हमारा देवरिया जी। तो जहाँ भी लोग गए, जिस क्षेत्र में काम किया, अच्छा काम किया। इसमें तो वो है जी जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से यहाँ की चीजों को देख रहे हैं। तो एक समय था, हम लोग जो बचपन में देखते हैं, जैसे मोहन सिंह को एक था, तो उस टाइम में कि कहा जाता था देवरिया को समाजवादी गढ़, कुछ लोग कहते थे। उसके बाद से बीच बीच में अन्य भी है, श्री प्रकाश मणि आते हैं, गोरख जायसवाल आते हैं, फिर से अभी भाजपा का गढ़ हो गया है देवरिया। तो ये आप कैसे देखते हैं? शुरू में जैसे हम अगर 1 दशक 2 दशक पहले जाके बात करें राजनीतिक रूप से देवरिया की, तो ये कैसे आप देखते हैं इसको? फिर हम वहीं जाएंगे। राजनीतिक रूप से जागरूक देवरिया शुरू से रहा है जी। स्वाधीनता आंदोलन में तो हम देवरिया को के राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देवरिया के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे देवरिया में शुरुआत में हम लोग जो देखते हैं, कुछ दशक पहले की बात करें तो शुरू में मोहन सिंह का नाम आता है, तो उस टाइम ये कहा जाता है कि एक समाजवादी गढ़ था देवरिया। उसके बाद फिर से परिवर्तन होता है, बीच बीच में जनरल श्री प्रकाश मणि जी यहाँ के सांसद होते हैं। उसके बाद गोरख जायसवाल जी आते हैं
अभी एकदम भाजपा का गढ़ हो गया है। सारे विधायक, सारे जो भी हैं, नगर पालिका, जिला पंचायत, सब भाजपा के हो गए हैं लोग। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसकी शुरुआत किस तरीके से आप देखते हैं कि राजनीतिक रूप से देवरिया का क्या? राजनीतिक रूप से देवरिया सदैव से जागरूक रहा है जी। थोड़ा और पीछे चले तो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी ने जो शहादत दी जी, उससे हम ये जान पाते हैं कि उस समय भी देवरिया राजनीतिक रूप से जागरूक था जी। लोगों को ये समझ थी कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो उस समय से था। जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ जी, तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। यहाँ भी कांग्रेस रही जी, और लंबे समय तक रही शुरू में। बाद में चूंकि बौद्धिक रूप से बहुत जागरूक है कि और समाज ऐसा है कि एक समरस समाज है देवरिया जी। बहुत कोई राजा रजवाड़ा नहीं रहा, बहुत आर्थिक रूप से बहुत अंतर नहीं रहा जी, जी। मध्यम वर्ग ही हावी रहा। तो सोचने की लोग स्वतंत्र रूप से सोचते रहे हैं जी। तो एक समय लोगों को लगा होगा कि कांग्रेस तो अब ठीक नहीं कर रही है। हाँ। तो समाजवादियों का समाजवादी विचारधारा यहाँ पनपी जी। और जब वो अपने मिशन में फेल हुए, इंदिरा गांधी जो है 77 में जब ये लोग फेल हो गए, तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो फिर कांग्रेस का समय आ गया जी। और 89 के बाद फिर जो है जब वीपी सिंह लेके आए वो वोट्स घोटाला का बिगुल बजाए कि ये तो भ्रष्टाचारी सरकार है जी। उसी सरकार से निकल के आए, देवरिया में भी सभा किए। हम लोग भी नौजवान थे, उनकी सभा में गए। जब वो मंच से ऐसे दिखाते थे कागज की इसी में वो घोटालेबाजों के नाम लिखे हैं, तो लगता था कि वास्तव में इसी में लिखा। वो कोई डायरी थी, लाल डायरी या कुछ। हाँ, नए हम वोटर बने थे। तो मैं भी आवेश में था, मैंने भी जनता दल को वोट दिया। अच्छा। कांग्रेस बेकार है। तो इस तरह से जो है फिर एक ट्विस्ट आया और जो है लोग समाजवाद की तरफ भगे। जनता दल आ गया, जनता दल में विघटन हुआ। फिर जो है उसके बाद जो है भाजपा आई कुछ समय, जनरल साहब 2 बार रहे। उसके बाद से फिर मोहन सिंह आ गए। मोहन सिंह के बाद जो है फिर एक ऐसा दौर आया, ये जो 90 के बाद का जो परिवर्तन है जी, जी। या कहिए जो आप 2000 कह रहे थे, 2000 के बाद जो है ना पूंजीवाद जो है समाज में बुरी तरह जो है पैठ जमा लिया था। बहुत गहरी पैठ जमा लिया जी, जी। और उस पूंजीवाद के असर में जो है बसपा का उद्भव हुआ जी। तमाम पैसे वाले लोग उस पार्टी से जुड़े। तो एक विचारधारा थी, एक समाजवादियों से जो मन खिन्न हुआ था लोगों का, उसकी प्रतिक्रिया में लोग बसपा की तरफ गए, उससे जुड़े। तो बसपा का काल आ गया। पैसा वहाँ समाजवादियों के व्यवहार से या उस जो भी कहिए उनके राजनीतिक पारी से उत्पन्न जो है खिन्नता, उसने बसपा को सत्ता दे दिया। तो ये देवरिया में बसपा रही। और उसके बाद जो है फिर जब उधर से लोगों को निराशा लगी तो फिर भाजपा में उम्मीद दिखाई दी, चले आए। कहने का अर्थ ये है कि देवरिया के लोग जो है सोचने में स्वतंत्र हैं। यहाँ किसी का प्रभुत्व नहीं चलता किसी के विचार पे, परिवर्तन हो जाता है। हाँ, लोग अपने स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। हर वर्ग सोचता है। जिसको आप निम्न वर्ग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ। आर्थिक स्थिति से किसी को उच्च निम्न नहीं कहना चाहिए जी, जी। सबका अपना अपना सीमा है, जो अपना कमाता है अपना खाता है, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। लेकिन सोचने में मैं देखता हूँ, आप कभी जाइएगा किसी मजदूर वर्ग से बात करिएगा, उसकी भी एक अपनी राजनीतिक विचारधारा है। वो जब वो मत देने जाता है तो किसी प्रभाव में नहीं होता है। यहाँ कोई बूथ जबरदस्ती लूटने की परंपरा नहीं रही है देवरिया में जी। यहाँ शांत इलाका रहा है। तो बौद्धिक स्वतंत्रता सबको रही है। राजनीतिक रूप से सभी लोगों ने स्वतंत्र रूप से सोचा है। तो इस वजह से जो है यहाँ परिवर्तन होते रहे हैं। और इसलिए जो है देवरिया, इसीलिए आप देखिएगा आसपास के किसी भी जिले से हम लोग जो है शैक्षिक रूप से भी बहुत समृद्ध हैं, सामाजिक रूप से समृद्ध हैं। हमारे यहाँ के मजदूर वर्ग भी अगर बाहर कमाने गया तो कमा के आके घर में पक्का, गांव में पक्का घर बनवा लिया, किसी ने उसको रोका नहीं। कभी यहाँ
तमाम जिलों में हम लोग सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि जो है दलित वर्ग का दूल्हा गया घोड़े पर तो उसको दबंगों ने उतार दिया। देवरिया में कभी नहीं होता है, नहीं होता है। देवरिया में जो है कोई कार से जाए दलित वर्ग का दूल्हा तो ब्राह्मण के दरवाजे से निकल जाएगा, कोई नहीं बोलता है। तो सामाजिक समरसता ये बहुत रही है। तो इसलिए देवरिया में राजनीतिक रूप से लोग स्वतंत्र रूप से सोचते रहे हैं। तो दौर बदलता रहता है। अभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, लोग उनको वोट दे रहे हैं। व्यक्ति तो लोग चुनते हैं लेकिन पार्टी भी चुनते हैं, शुरू से रहा है। जैसे आपने कहा कि समाजवादी, तो कांग्रेस, समाजवादी, कांग्रेस, फिर एक समाजवादी, बीच में थोड़े समय भाजपा का दौर रहा, बहुत संक्षिप्त काल रहा। और उसके बाद फिर समाजवादी आए, फिर अब भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो इस तरह से बहुत, इसलिए भी बहुत अच्छा मैं मानता हूँ देवरिया को, और गर्व होता है कि हम पर किसी का प्रभुत्व तो नहीं चलता है। चाहे हम गरीब हों, आर्थिक रूप से अमीर हों, जमीन है या बिना जमीन के हैं, वो अपने सोचने में स्वतंत्र है। इसलिए राजनीतिक माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं भी जैसे राजनीतिक चर्चाएं करता हूँ किसी से, तो मतलब हमको भी कंक्लूजन में निकलता है कि सभी लोग इस चीज को मानते हैं कि देवरिया में कभी किसी अपराधी को नहीं चुना, देवरिया ने कभी किसी जन नेता को चुना। कभी भी यहाँ से बताते हैं लोग कि जो भी सांसद हुए चाहे कोई आपराधिक नहीं हो, किसी अपराधी को नहीं हुआ। अपराधी भी नहीं रहा है कि किसी एक अपराधी की जिले में तूती बोलती हो जी, वो वोट बटोर ले जाए, वो धमका ले, ऐसा नहीं रहा है। ऐसे नेता बहुत समृद्ध समाज है। तो देवरिया हम समझते हैं कि इसलिए भी है कि ये तपस्थली रही है, उसका प्रभाव है, ऋषियों की तपस्थली रही है। पश्चिम में जो है आपके राप्ती और गोर्रा और राप्ती का दुआबा तो अपना ही जिला है, सीमा राप्ती है। पूरब में गंडक नारायणी, दक्षिण में सरयू, यहाँ का परिवार में संगम है। आगे थोड़ा नदौली की तरफ जाएंगे तो वहाँ गंडक और सरयू का संगम है। तो दो संगम हमारे जिले को छूते हैं। तो सांस्कृतिक, वैचारिक, साहित्यिक सबका ये संगम है। उर्वरक भूमि हुआ है, उर्वरक भूमि है। और बहुत सारे तो जैसे नदौली है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि हम नदौली के हैं जी, उनको भूल गया है अपना गोत्र कुछ भी, तो नदौली ही जानते हैं, पयासी जानते हैं, पयासी का जिक्र अक्सर आता है। हाँ जी। तो इस तरह से है। ये पिपरा जानते हैं जी। तो ये यहाँ की जड़ें बहुत गहरी हैं, शाखाएं बहुत दूर दूर तक गई और बहुत अच्छा माहौल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी लगी आपसे चर्चा करके, और हम आगे भी आपसे कुछ विषयों पे बात करेंगे। और आज के लिए आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगली बार नए विषय के साथ। नमस्कार।